नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे एसएससी एमटीएस वगैरह, तो इसमें जो है हिस्ट्री का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और 3 से 4 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से अकेले को आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक पार्टिकुलर वीडियो बनाने की बात मैंने आप लोगों के सामने रखा था और आप लोगों ने भी हामी भरा था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए, इस वीडियो की दो पार्ट आएगी। ये पहला पार्ट है, अगर दोनों पार्ट मैं एक ही में मिला देता तो ये 2.5 घंटे की हो जाती, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना लंबे वीडियो एक साथ हो, क्योंकि आप लोग फिर देखोगे नहीं और फिर नहीं देखोगे तो फिर बेकार है इतना मेहनत करना। मैंने 2 दिन से सिर्फ इसे टाइप किया है, वो भी आधा पार्ट के लिए। आधा पार्ट मैं कल तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हिस्ट्री के ऊपर बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के पास से चलेंगे एकदम करीब से, और जो भी क्रम में आता जाएगा सभी बातों को मैं जो है आपको समझाते चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है ना, इसे इंडस वैली कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें जो खोजा गया शहर है सबसे पहले हड़प्पा है, इसीलिए इसे लाड़ प्यार से हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इस हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल आपसे कोई पूछे तो 2350 ईसा से जो है 1750 ईसा पूर्व तक आपको बताना है। कहीं कहीं से 2500 से 1700 भी लिखा रहता है, तो इसके करीब में जो कुछ भी आपको मिले वो आप जो है इसको बता दीजिएगा कि भाई ये इसकी ऑथेंटिक अवधि है। अलग अलग किताब अलग अलग लिखता है, ठीक है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी और अर्बन सभ्यता थी। अर्बन है ना, अर्बन शहरी है ना। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, है ना। इसके अलावा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता को अगर मिलाया जाए, किसी चीज से जोड़ा जाए, तो लगभग इस प्रकार की आकार बनती है जो लगभग त्रिभुजाकार है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लिपि कैसी थी हड़प्पा सभ्यता में? तो भाव चित्रात्मक थी, जो अब तक पढ़ा नहीं गया है ना। और समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब है कि परिवार में लेडीजों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, है ना। यानी माताएं जो होती थी वो आपका घर का मुखिया मान सकते हो, जैसे आजकल जनरली पिता होता है ना। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर जो है ये मोहनजोदारो है। कौन है? मोहनजोदारो है, जो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। लेकिन भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर जो है ये राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली थी ये विशाल अन्नागार था। अन्नागार जहाँ पे अन्न वगैरह रखे जाते हैं, तो ये कहाँ से मिला था? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से अन्नागार भी मिले हैं और स्नानागार भी मिले हैं, है ना। तो जो है आपका दोनों मोहनजोदारो से मिले हैं। मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इंडिया में एक साइट है कालीबंगा, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी, है ना, काली रंग की चूड़ी। अगर आपसे कहे कि भाई मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। बंदरगाह नगर कौन कौन सा था जहां पे पोर्ट हुआ करता था, है ना? तो जो पोर्ट हुआ करता था ये लोथल में हुआ करता था और सुरकोतदा में हुआ करता था, जिसमें लोथल आपके इंडिया में है और सुरकोतदा जो है आपके पाकिस्तान में है। लोथल से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि लोथल जो है किस नदी के उपनदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, और भोगवा किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरीज है, तो ये साबरमती की सहायक नदी है, तो इसका आंसर साबरमती था, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र क्रीडागार, भैया क्रीडागार का मतलब प्ले ग्राउंड, GROUND, प्ले ग्राउंड। ये प्ले ग्राउंड का मतलब होता है, ये मतलब क्रीडागार का मतलब प्ले ग्राउंड होता है। और प्ले ग्राउंड जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ये धोलावीरा में पाई गई। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, और ये अंतिम इंडियन मतलब यूनेस्को में शामिल साइट है जो 40वें क्रमांक का है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा वासी किस किस चीज से प्रचलित थे? तो सोना चांदी तांबा से तो प्रचलित थे, लेकिन लोहा से प्रचलित नहीं थे। इसके अलावा मुख्य व्यवसाय क्या था हड़प्पा काल में? तो कृषि था सबसे पहले। इसके दूसरा था मतलब एडिशनल आपका पशुपालन भी था, है ना। तो कृषि और पशुपालन पे जो है जनजीवन आधारित हुआ करती थी, है ना। इसके अलावा सुनिए मुख्य व्यवसाय, अच्छा
मतलब सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि जो करते थे ना वो तो कृषि और पशुपालन करते थे, इसके अलावा व्यापार भी करते थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है व्यापार मैंडेट था, है ना। तो ऐसे भी हमने बीपीएससी में ऐसा ऑप्शन देखा जो उसको सही माना है, ये दोनों के होते हुए भी जिसमें व्यापार इंक्लूड था तो ये तीनों वाले को सही माना है। तो ऐसे आपको भी ध्यान रखना है, व्यापार के साथ साथ कृषि और पशुपालन भी करते थे, राइट, है ना। तो इसके अलावा गेहूं, जौ, ये फसल उनके मुख्य फसल हुआ करते थे। साथ ही साथ जो कपास की खेती है ये सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम जो नॉलेज था ये हड़प्पा वासियों को ही था इसके कॉटन के बारे में, और वहीं से जो है ये चलता आ रहा है। आपसे इधर के मामले में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कपास की खेती है ये किस प्रकार की मिट्टी में होती है, आप कहते हो जी रेगुड़ मिट्टी में होती है, ब्लैक मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में, या फिर ब्लैक चेरनोजोब में होती है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा का सबसे जो साइट है ये सबसे आउटर मोस्ट पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। तो सबसे जो पूर्वी साइट होगा, है ना, ईस्टर्न वाला, तो ये आपका आलमगीरपुर है। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे पश्चिमी साइड जो है ये आपका सुरकोतदा है जो पाकिस्तान के अंदर है। सबसे उत्तरी साइड जो है ये मांडा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे दक्षिणी साइड है ये दायमाबाद है जो महाराष्ट्र के अंदर है। आपसे अलग से पूछा गया था ना सीएचएसएल में कि ये दायमाबाद कहाँ है, और एक दिन पूछा गया कि नागांव कहाँ है, ठीक है। तो दायमाबाद और नागांव ये दोनों ही साइड जो है आपके महाराष्ट्र के अंदर है ना। तो पढ़ना कभी भी घाटा नहीं करता है। अभी आपको लग रहा होगा कि आप मुझे हड़प्पा सभ्यता इतने डिटेल से क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भाई, हड़प्पा सभ्यता में जो प्रश्न आ सकता है मैं कुछ भी छोड़ा नहीं हूं, और बहुत कम प्रश्नों में मैं आपको जो है क्लियर करा के दे रहा हूं हड़प्पा सभ्यता। इतना ही पढ़ने से जो है आपका काम हो जाएगा। देखिए अब वैदिक सभ्यता आ गई है ना, इतना से लगभग हो जाएगा आपका काम जी, है ना। कांसे की नर्तकी, है ना, नर्तकी मतलब डांसर्स होते हैं, है ना। पशुपति अंकित जो मोहरे थे, मोहरे ये सब जो प्राप्त हुए थे ये आपका मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था भाई? तो मोहनजोदारो, जो व्यापार का केंद्र प्रमुख केंद्र था ये आपका मोहनजोदारो था। अब व्यापार किस प्रणाली पर आधारित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित हुआ करता था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम आ जाते हैं वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता, है ना, वैदिक संस्कृति ये कैसी सभ्यता थी? तो ये रूलर सभ्यता थी। रूलर मतलब ग्रामीण, है ना। इसके अलावा वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? वेदांग कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? पुराण कितने हैं? इसको थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पे आपको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। तो आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं। वेद आपका 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं ना उसे होत्र कहा जाता है। सामवेद को जो पढ़ते हैं उद्गातु कहा जाता है। यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं अर्घायु कहा जाता है। और अथर्ववेद का मैं यहाँ पे उपवेद लिखा हूँ अर्थवेद। ये काफी बार पूछा गया है, ये वेद के उपवेद हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो अथर्ववेद के उपवेद कौन सा है? अर्थवेद, है ना। बहुत बार पूछा गया है इसीलिए मैं इसका उपवेद रख लिया हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो वेद है ये तो 4 है, आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा जो वेदांग है ये 6 है। इसको मुझे अंदर से पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी याद रखना है कितने होते हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 है। तो इसके बस आंकड़े याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं पुराण में, हम देखेंगे सिर्फ मत्स्य पुराण को, है ना। और वेद में थोड़ा थोड़ा हम सबको देखेंगे, है ना। तो वेद में जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 श्लोक है। कहीं कहीं अगर आप 10,562 श्लोक देखे हैं तो गलत नहीं देखे हैं, क्योंकि 18 मंत्र का जो है दोबारा उच्चारण किया गया है। तो इस प्रकार से 1580 हो जाता है। अगर 18 घटा दोगे तो 10,562 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इस्तेमाल जो शब्द हुआ है ये पिता का इस्तेमाल हुआ है। 350 से अधिक बार पिता का इस्तेमाल हुआ है। 250 बार देवताओं में इंद्र का इस्तेमाल हुआ है, जिसे पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद के अंदर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यमुना का जो है ऋग्वेद में 2 बार जिक्र है और गंगा नदी का जो है 1 बार जिक्र है। आपसे जो है सीएचएसएल में पूछा गया था कि गंगा नदी का जो है कितनी बार जिक्र है ऋग्वेद में, है ना। तो 1 ही बार जिक्र है। इसके अलावा गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसके अलावा सामवेद के बारे में कुछ भी नहीं जानना है हमें, ठीक है। हाँ, सामवेद का जो आपका उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहते हैं। चलिए ये भी समझ लीजिए। इसके अलावा अनुष्ठान, कर्मकांड तथा यज्ञ का वर्णन, ये दोनों ही चीज यजुर्वेद में है, ठीक है। ठीक से इस लाइन को पढ़िएगा, नहीं तो बच्चे जो है
ब्लो ब्लो में गलती करके ही आ जाते हैं। जैसे हमने क्या एक माइंड में बैठा लिया है कि जो भी टोना टोटका मंत्र विधि ये सब की जो भी बात करी गई है ना, ये सबसे लास्ट वाला वेद यानी अथर्ववेद में है। ऐसा नहीं है ना। कुछ चीज जो है आपका यजुर्वेद में भी है, जैसे अनुष्ठान कर्मकांड है ना, अनुष्ठान से मतलब है धार्मिक वाला है ना। इसके अलावा यज्ञ का वर्णन है ना, ये सब जो है आपका यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में इन दोनों चीज है ना। इसके अलावा जो है जैसे टोना टोटका जादू ये सब जो है ना, ये आपका अर्थ अथर्ववेद में है, बाद वाले में है। समझ गए? चलते हैं आगे। इसके अलावा पुराणों में सबसे जो पुराना पुराण है या फिर जो सबसे प्रमाणिक पुराण कहिए, सबसे बड़ा पुराण कहिए, उस प्रकार से जो है आपका मत्स्य पुराण है। जैसे महासागरों में सबसे बड़ा कहिए, सबसे गहरा कहिए, प्रशांत होता है, उसी प्रकार से पुराण के अंदर मत्स्य पुराण जो है सबसे ऑथेंटिक, सबसे बड़ा, सबसे प्रमाणिक है। और ये किस वंश को रिलेट करता है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। और जो आपका वायु पुराण है ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराने का काम करता है। अच्छा, कई दफा आप एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि ये फला नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक काल में बहुत सारे नदी को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे आपका चिनाव का आस्किनी के नाम से जाना जाता था, ब्यास को विपाशा के नाम से, झेलम को विस्तता के नाम से, रावी को पुरुषनी के नाम से, सतलज को सुतुद्री के नाम से। तो इस प्रकार से आपको जरूर ध्यान रखना है मोटे मोटे तौर पे, आस्किनी, चिनाव, विपाशा, ब्यास, विस्तता, झेलम, पुरुषनी, रावी, सुतुद्री, सतलज। इस प्रकार से 2 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा फ्लो में, है ना। एक बार मन बना के तो देखिए, सब चीज याद हो जाता है भाई, है ना। कुछ भी कठिन नहीं है ना। सब कुछ जो है आपको याद हो जाएगा, सिर्फ पूरी तरीके से एक बार झोंक के तो देखिए। इसके अलावा आपको जो है ये भी पूछा जाता है दर्शन, कि भाई फला दर्शन ये किससे संबंधित है, या फिर ये फला दर्शन का कौन किए थे, है ना। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैश्विक दर्शन कनाद मुनि। अब पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बाद नारायण। इतने ही से पूछे जाते हैं दर्शन से, जिसमें ऊपर के 2 काफी बार पूछे गए हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। अब तो योग दर्शन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जब से बाबा रामदेव प्रचलित हो गए हैं योगा में और पतंजलि का प्रोडक्ट बेचने में, तब से जो है इसको कम पूछा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है बाबा रामदेव को लेके जो है यादें रहता है। तो एग्जामिनर भी चालाक हो गया है, तो ये कम पूछता है, बाद बाकी जो है सब आते ही रहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं अब जैन धर्म में। अब हमारा जो है उत्तर वैदिक काल भी खत्म हो गया, वैदिक काल भी खत्म हो गया, हड़प्पा काल भी खत्म हो गया। कितने मिनट में? 12 मिनट में, ठीक है। अब देख लेते हैं जैन धर्म को, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ये ऋषभ देव हैं। इन्हीं का नाम आदिनाथ है। मैंने आपको बता रखा है कि आजकल एग्जामिनर इतने चालाक है कि न तो आपसे फर्स्ट पूछता है और न तो आपसे लास्ट पूछता है। किसी भी चीज का आपसे पूछ देगा सेकेंड, और या इधर से सेकेंड लास्ट पूछेगा, ठीक है। तो मैं भी चालाक हूं, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, 2 की जगह 4 याद रखिए, लेकिन नंबर नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव हैं, जिनका नाम जो ओरिजिनल है ये आदिनाथ है, ठीक है। अब जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो भगवान महावीर हुए, है ना। 24वें या अंतिम कहिए तो प्रथम और अंतिम समझ में आ गई, है ना। तो अब मैंने कहा कि भाई दूसरा और 23वां भी याद कर लो, है ना। तो दूसरा कौन सा है भाई? अजीतनाथ, अजीतनाथ। और 23वां कौन से है भाई? तो पार्श्वनाथ। तो ये चारों याद रहेगा, है ना। ऋषभ देव या आदिनाथ, है ना, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर। पहला, दूसरा, 23वां, 24वां, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। और ये किस वंश के थे? तो क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है। अब मैं यहीं पर यहाँ पे आप भगवान बुद्ध का भी लिख सकते हैं। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के अंदर यात्रिक कुल में, ठीक है, या फिर शाक्य कुल में, शाक्य कुल में, माफ कीजिएगा, शाक्य कुल में हुआ था, है ना। तो ये यहाँ पे महावीर के, और यहाँ पे मैंने अभी जो मौखिक रूप से बोला ये आपका बौद्ध का। तो दोनों को आप अंतर विभेद करके एक साथ याद रख सकते हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश देने का काम किया था, और प्रथम उपदेश जो है राजगीर में दिए थे। वहीं पर जो महात्मा बुद्ध है ये पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अब प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है। इसके अलावा जो बौद्ध जो जैन धर्म के त्रिरत्न है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, ठीक है। यहीं पर जो बुद्ध धर्म का त्रिरत्न है कि बुद्ध है, धम्म है और संघ है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 गो बौद्ध जैन संगति होता है, 2 गो, और बुद्ध संगति जो है 4 गो हुआ था, ठीक है।
तो जो दो बौद्ध संगति जो है, एक हुआ था आपका पहला पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय, और दूसरा हुआ था वल्लभी में क्षमा सरवन के समय। अब आ जाते हैं हम चार बौद्ध संगति में। चार में जो है पहला आपका हुआ था अजात शत्रु के समय, है ना, राजगीर में, दूसरा वैशाली में कलाशोक के समय, तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय, चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। तो ये चार गो बौद्ध वाला, दो गो जैन वाला, 6 गो समिति आप याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा अभी भी मैंने बताया भाई, जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म का जिक्र था वहीं पर भगवान बुद्ध का बता दिया था 563 ईसा में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर? ये नेपाल में। अब बुद्ध के जीवन से 3 घटनाएं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले घर को इन्होंने त्यागा था ज्ञान प्राप्त करने हेतु, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, है ना। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गए, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो गए और जब पहला उपदेश दे दिए तो इस बात को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई मल्लों के संरक्षण में, कहाँ पे? कुशीनगर में, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी भाई? कुशीनारा या कुशीनगर में, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध के जो है प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। देखिए, गुरु से काफी लोगों का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? इसके अलावा आपसे शिवाजी के गुरु पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके सुभाष चंद्र बोस साहब के गुरु पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिकंदर के गुरु पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके गुरु से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो आपका बुद्ध का गुरु है अलार कलाम है। शिवाजी साहब के 2 गुरु हुए थे, एक तो कोंडव देव हुए थे और एक जो है रामदास हुए थे, है ना। इस प्रकार से भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, शिवाजी का जिक्र आ गया तो शिवाजी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उसके जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, क्योंकि उसके दरबार में 8 गो महामंत्री हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। बोध गया में जो हुआ था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पे मिसराइट हो गया है भाई साहब, लिखा गया है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। अगर बात करेंगे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था, तो भाई रीजुपालिका नदी के किनारे, है ना। रीजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, है ना। और भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। यही पीपल के वृक्ष जो है इनको कटवा दिया था कौन? शशांक। जिस वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ के अंदर। और जो महावीर स्वामी है वो कहाँ दिए थे? राजगीर के अंदर। तो बुद्ध जो दिए थे पाली भाषा में और महावीर स्वामी दिए थे प्राकृत भाषा में। अब 4 गो बौद्ध संगति जो मैंने अभी बताया था ये आपके सामने है। और बुद्ध के त्रिरत्न भी है, बुद्ध, धम्म और संघ। उनके थे सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, है ना। इस प्रकार से इसके अलावा 4 बौद्ध संगति है। पहला होता है राजगीर में अजात शत्रु के समय, दूसरा होता है वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरा होता है पाटलिपुत्रा में अशोक के समय और चौथा होता है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जो है पीडीएफ लेके भी अपना जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले एक बार देख लें, है ना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अध्यम पिटक। देखिए, इन तीनों ही पिटक जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इसके अलावा बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है ये आपका जातक नामक ग्रंथ में वर्णित है, तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपद की वर्णन जो है ये आपका अंगुत्तर निकाय नामक एक बुक है, उसमें आपको मिलेगा। तो ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे। एक आपका किताब आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में किसका किसका संवाद है या फिर किन 2 आदमी के बीच वार्तालाप है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों के बीच जो है संवाद है ना। किस किताब में? मिलिंद पन्हो में, है ना। बौद्ध धर्म की 2 शाखा हैं, हीनयान और महायान। जो कनिष्क वगैरह शासक हुए ये महायान शाखा से संबंधित थे। जैन धर्म के भी 2 समुदाय हैं। कौन कौन से? श्वेतंबर और दिगंबर। तो इनके भी 2 समुदाय, इनके भी 2 समुदाय। इनके जो है जैन के प्राकृत भाषा, बुद्ध के पाली भाषा, है ना। जैन धर्म की जो है सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण वाला त्रिरत्न है, इसका बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है। भगवान महावीर की जो है आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, 24वें तीर्थंकर थे। और बौद्ध धर्म में तो ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है क्योंकि सिंगल मैन, है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा
इसके अलावा जो महाजनपद मैंने 16 बताया, इसमें से कुछ महाजनपद को मैं यहाँ पे आपको शो कराऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिब्रिज जिसे राजगीर कहा जाता है, बज्जी की राजधानी वैशाली, इसी के अंदर लिच्छवी वगैरह आ जाते हैं जो आजकल बिहार में हाजीपुर है ना, ये वाला जो इलाका है ये इसी में आ जाता था वज्जी में। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो आजकल दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है ना। इसके अलावा कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये चारों पांचों जरूर ध्यान रखें महाजनपद काल में कि कौन किसकी राजधानी थी, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे, अगला हमारा मगध साम्राज्य पर वंशों का क्रम, हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता को हमने इंट्रोड्यूस किया थोड़ा बहुत, जितना हमें करना चाहिए, है ना। इसके अलावा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है दादा, बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग, और नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। अब देखिए हर्यक वंश में जो शासक आए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। पितृहंता, हंता, हंता, हंता का मतलब हत्यारा होता है ना। तो पितृहंता वंश कहा जाता है, मतलब पिता को मार मार के बैठने वाला गद्दी पर, है ना। इसके जो भी शासक हुए अपने अपने पिताजी को मार के जो है गद्दी पे बैठे। जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कौन किया, उनका पुत्र अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का भी हत्या उनका पुत्र किया, फिर नागदशक, है ना। इस प्रकार से इनकी राजधानी कहाँ थी भैया, गिरिब्रिज यानी राजधानी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही है, इसकी राजधानी जो शासक हुए कालाशोक भी है, और राजधानी कहाँ पे है, वैशाली के अंदर है। नंद वंश के दुइये को बात पूछा जाता है, प्राथमिक शासक और अंतिम शासक। तो प्राथमिक कौन है, महापदम नंद, और अंतिम कौन है, तो धनानंद, है ना। दोनों बात ध्यान रख लिए। इसके अलावा अब यहाँ आ जाते हैं, है ना। अब किसको क्या कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं कि भाई फला राजा का जो है क्या उपनाम है ना। तो जो अजात शत्रु था इसका नाम कुनिक है, क्या है, कुनिक, कुनिक, है ना। इसके अलावा सिकंदर के बारे में दो लफ्ज, है ना। सिकंदर कहाँ का शासक था ये पूछा जाता है, तो मैसेडोनिया या मकदूनिया की शासक था। सबसे पहले सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 326 ईसा पूर्व में किया था, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आता है इससे रिलेट करके कि जो हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था, है ना, राजा सिकंदर और राजा पोरस के बीच, है ना। तो ये वाला युद्ध जो है बिस्तता या झेलम नदी के किनारे जो है लड़ा गया था, हाइडेस्पीड का युद्ध किसके किसके बीच, राजा पोरस और आपका सिकंदर के बीच। इसमें राजा पोरस की हार हो गई थी, लेकिन उसकी बहादुरी देख के दोनों में फिर से संधि हो जाती है, मित्रता हो जाती है। अब हम आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य पे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर पार्टिकुलर शासक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जो आपका कार्य अवधि रहा था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके प्रयास से, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इसके अभिभावक जो भी कहिए, इनके प्रयास से, ठीक है। किसको हराया था, धनानंद को हराया था। अभी धनानंद कौन है, तो नंद वंश के अंतिम शासक हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे भैया, तो मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा है, इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। और ये मेगास्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उस समय जो और भी ग्रंथों की रचना हुई जैसे मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है, विशाखा दत्त लिखे हैं। कौन लिखे हैं, विशाखा दत्त, है ना। अर्थशास्त्र ये कौन लिखे हैं, चाणक्य लिखे हैं। अर्थशास्त्र के नाम पे नहीं जाना है, ये कानून के ऊपर आधारित किताब था, है ना, नियम कानून के ऊपर, है ना। ये ऐसा नहीं कि पैसा वाला किताब था। इसके अलावा सुदर्शन झील का उल्लेख जो है ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अशोक के शिलालेख किस किस लिपि में लिखी गई है, तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक तथा ग्रीक, ये 4 लिपि में आपको अशोक के शिलालेख देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया इसी बार के एमटीएस में। इसके अलावा अशोक की सर्वाधिक अभिलेख जो है ये किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। जस्ट उल्टा है, मैं अभी बताऊंगा ये जस्ट उल्टा शब्द मैंने क्यों यहाँ पे बोला है, ये प्राकृत भाषा में है। इसके अलावा अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो सफलता मिला था ये जेम्स प्रिंसेप को मिला था, ये बात ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध के बाद जो आपका धर्म विजय की हमें कैसे पता चलेगा भाई कलिंग युद्ध में कौन जीते थे कौन हारे थे, क्योंकि इनके बारे में जो जानकारी है वो तो हमें ज्यादातर अभिलेख से मिला है। तो जो 13वें अभिलेख है, 13वें शिलालेख है, ईपीटैफ बोलते हैं इसे, ईपीटैफ ही बोलते हैं ना, कब्र पे लिखी इमारत, नहीं ईपीटैफ नहीं बोलते हैं, है ना। ईपीटैफ तो वो होता है जो कब्र वगैरह होता है, उसे ईपीटैफ बोला जाता है ना। शिलालेख को क्या बोलते हैं,
शिलालेख को क्या बोलते हैं, ठीक है देखते हैं क्या बोलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद जो धर्म विजय हुआ था, तो ये 13वें शिलालेख में जो है आपको जो है वर्णन मिलता है कि भाई कलिंग युद्ध में विजय हुआ था अशोक की, ठीक है। इसके अलावा जो रमपुरवा स्तंभ लेख है, अभी अभी ये क्वेश्चन आया था 9 मई एमटीएस सेकेंड शिफ्ट की रमपुरवा स्तंभ लेख को कहां पर संरक्षित रखा गया है, तो ये आपका राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखा गया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अशोक के 13वें शिलालेख से में कलिंग विजय की जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की शासन अवधि, हम पार्टिकुलर आ गए हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर जो आ गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, 322 से 298 ईसा पूर्व तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मौर्य वंश का राष्ट्रीय चिन्ह है ये मयूर है ना। राजकीय भाषा पाली है। अभी मैंने बताया था ना कि रुकिए एक सेकंड, जस्ट उल्टा है। तो भाई साहब जो अशोक थे, अशोक कौन से धर्म को फॉलो करते थे, तो आप कहोगे बौद्ध धर्म को, है ना, क्योंकि ये उपगुप्त से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था, कलिंग युद्ध के बाद लिया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन धर्म के फॉलो करने वाले थे, लेकिन जैन धर्म का जो गुरु थे यानी भगवान महावीर, ये प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, और बौद्ध धर्म की जो उपदेश है ये पाली भाषा में है। तो भाई साहब उस हिसाब से अशोक के समय तो अधिकांश चीज जो है आपका पाली भाषा में होना चाहिए। तो शिलालेख तो अशोक से रिलेटेड है, लेकिन भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है। तो जस्ट उल्टा मैंने इसीलिए इस्तेमाल करा था, ठीक है। इसके अलावा जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये आपका तक्षशिला था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, इसके अलावा जो आपका चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या है, तो ये है आपका सेंडोक्रोट्स। अंतिम समय में जो है इन्हें अपना जीवन कहाँ बिताए, श्रवणबेलगोला, ये कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का दीक्षा किससे लिया था, तो भद्रबाहु से लिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, भद्रबाहु एक किताब भी लिखे हैं जिनका नाम है कल्पसूत्र, है ना। कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु का किताब है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा बिंदुसार की शासन अवधि कब से कब तक रहा था, 298 से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार को। अभी देखिए एक शिफ्ट में आपसे ये पूछा गया था ना कि अमित घात्र किसे कहा जाता है, तो भाई बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार जो है ये अशोक के जो है पिताजी हैं, ठीक है। अशोक आ गया इसके बाद, तो अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व रहा था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध को जो है जीता था, तो 261 ईस्वी में और बीसी में, और 269 बीसी में कितना वर्ष का अंतर है भाई, तो 8वें वर्ष में, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उस समय जो कलिंग पे जो राजा थे ना वो नंदराज थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। श्रीनगर की स्थापना करने का श्रेय भी अशोक को दिया जाता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जो कल्हण ने किताब लिखा है राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है, उसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने कराया था, है ना। अशोक ने धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी, है ना। और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बराबर की गुफा का निर्माण बिहार में करवाया था, जो अभी भी पूछा गया था कि बराबर की गुफा कहाँ पर है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे भैया, बृहद्रथ। इसी बृहद्रथ की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर डाला, ठीक है। तो ये बात हम आगे देखेंगे। मौर्य काल में चलाए गए सोने के सिक्के जो हैं निष्क हैं, और जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसे कासारपन कहा जाता है, ठीक है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और सांची का स्तूप आधुनिक स्वरूप में 1818 ईस्वी में खोजा गया था। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं शुंग वंश। अब ये भी बात कर लिया भाई, शुंग वंश की जो स्थापना है ये आपका बृहद्रथ की हत्या करके, है ना, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी, विदिशा, है ना। और शुंग वंश जो है यवनों पे विजय प्राप्त किया था। इसके अलावा भरहूत स्तूप का किस वंश से रिलेशन है, तो ये भी शुंग वंश से है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भैया, तो पाणिनि है। और महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि है। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। और मौर्य वंश के कौन थे, बृहद्रथ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सातवाहन वंश पे। सातवाहन वंश के
के संस्थापक कौन है ना, तो संस्थापक थे है ना सिमुक, लेकिन इसके महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, गौतमीपुत्र सतकर्णी, और इन्होंने सीसा का सिक्का चलाया था। इसके अलावा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन करवाए थे, रुद्रदामन प्रथम। ये कब से कब तक शासन किए, 130 से 150 ईस्वी तक। देखिए उस दिन आपको डायरेक्ट पूछा गया था कि भैया एमटीएस की बात कर रहा हूं, अब एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 130 से 150 ईस्वी तक के बीच में किसकी शासन रहा था, तो शक शासक है ना रुद्रदामन प्रथम को, है ना। इनका जो ये है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाने में नाम है। इसके अलावा कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल कफडीसेस हैं, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने 78 ईस्वी में शक संबंध का निर्माण करा, है ना, और यही शक संबंध इंडिया का जो है भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कनिष्क की 2 राजधानी हुई, एक तो पुरुषपुर हुई, एक मथुरा हुई। पुरुषपुर कहाँ है, आजकल पेशावर जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर है। कनिष्क की राजकवि कौन थे, अश्वघोष, और अश्वघोष कौन से किताब लिखे, बुद्धचरित। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्ता। इसकी अवधि की बात करें तो 240 से 280 ईस्वी के बीच चला था, और ये राजधानी कहाँ पे है, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। इसके अलावा श्रीगुप्ता को जो है आदिराज भी कहा जाता है, क्या, आदिराज की उपाधि दी गई थी, है ना। इसके बाद जो है ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वास्तविक, तो भी चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को आंसर करके आना है, ठीक है। हो जाता है ना कि भाई कोई चीज स्टार्ट किया आपने, बिजनेस स्टार्ट किया, आपसे फला फूला नहीं, एक नया अब आपका भाई आया, बिजनेस 4 चांद लगा दिए, तो वास्तविक जो है फैलाने का श्रेय उनको दिया जाएगा, उसी प्रकार से, है ना। इसके अलावा हरिसेन जो है ये आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए हैं, है ना। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज भी और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। साथ ही साथ सिक्कों पर बीना बजाते हुए अपने आप को गुदवाया है कौन, जो है समुद्रगुप्त, है ना। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका जो कार्यकाल रहा था 380 से 412 के बीच, इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत भी कहा जाता है। इसी के समय में चीनी यात्री फहियान भारत आए थे 399-414 ईस्वी के दौरान और भारत भ्रमण करे थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। स्कंद गुप्त के समय हुरून की आक्रमण होती है, आपसे पूछा जाता है भाई हुरून की आक्रमण किसके समय, तो स्कंद गुप्त के समय, ठीक है। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा चलाए जाते थे इसे दिनार कहा जाता था, और आज भी बहुत सारे देश की दिनार जो है मुद्रा है, वहाँ की करेंसी है। धामेक स्तूप पूछा गया था, तो ये सारनाथ में है, बनारस में है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं की चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है ना। अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र में, उसमें कई सारे गुफा में चित्रकारी किए गए हैं जो गुप्त काल के दौरान ही कराए गए हैं। इसके अलावा बाघ की गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश में है। बराबर की गुफाएं, ये बिहार में है। अजंता एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है ना। इसके अलावा वर्धन वंश पे आ जाते हैं। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है भैया, पुष्यवित्ती वर्धन। सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को सभी जानते हो। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, चीनी यात्री हेनसांग आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये इन्होंने शिव के नामक पुस्तक लिखा था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पे युद्ध हुआ, नर्मदा नदी के तट पे। पहले वाला हैडेस्फील्ड का युद्ध किसके तट, किसके बीच और किस नदी पे हुआ था, विस्तता नदी या झेलम नदी के तट पे, सिकंदर और राजा पुरुष के बीच में, पोरस के बीच में। तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, एक जगह लिख लेना है कंफ्यूज वाला पेयर को, है ना। हर्षचरित के लेखक कौन है भैया, बाणभट्ट। और हर्ष खुद में किताब लिखे हैं, जैसे नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब जो है हर्षवर्धन खुदे लिखे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के इतिहास में आते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश जो है इनकी राजधानी को मतलब स्थापना कौन किए थे, सिंह विष्णु। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ पर था, तो ये था आपका कांचीपुरम में, पल्लव वंश के, है ना। इसके अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव शासक जिन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की। ये एक रचना है, ये एक जो है कृत्य है जिन्होंने कौन किया था, महेंद्र मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने करा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पुलकेशिन द्वितीय की
हत्या कर बादामी पर अधिकार कर लिया था। इसी कारण इसके एक उपनाम हो जाते हैं बातापी कोंडा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बातापी कोंडा का जो है उपनाम किसको कौन धारण किए थे, तो आप कहोगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके बीच और हमारे बीच और इन प्रश्नों के बीच और एग्जामिनर के बीच। ठीक है, इसके अलावा हेनसांग इसी के शासन काल में कांची की यात्रा पे आया था। देखिए आपसे ये क्वेश्चन CHSL में डायरेक्ट पूछा गया था कि हेनसांग कांची की यात्रा किसके शासन काल में किया था, तो आप कहोगे जी, है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। वैसे तो हेनसांग आपका आया था हर्षवर्धन के काल में, लेकिन ये कांची गए थे पार्टिकुलर उसके शासन काल में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब नरसिंह वर्मन द्वितीय की बारी है। पहले क्या होता था कि एक जब अच्छा चल गया ना एक बिजनेस, तो उसी में ABCD कर दिया जाता था। वैसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आज भी तो ऐसे ही होता है ना। कोई स्कीम निकल गया, अच्छा चल गया, तो उसी स्कीम के नाम से फिर भाई 20, है ना, आपका एक कोई भी चीज मान लीजिए, फिर 20 30 ABC, है ना। तो ऐसे ही चलता था पहले भी। तो ये नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है ये कांची में एक कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। देखिए महाराष्ट्र में भी कैलाश मंदिर है जिसकी निर्माण राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम ने करवाया है। और ये कैलाश मंदिर जो है साउथ की बात हो रही है, कांची की बात हो रही है। इसके अलावा अपराजित जो है पल्लव शासक थे। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अपराजित जो है ये किस वंश से संबंधित है। अब इसमें कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि भाई किस वंश से जोड़ूं, तो याद रखिए ये पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, इसके अलावा संगम साहित्य में 3 तमिल प्रदेश का वर्णन मिलता है, चोल, चेर और पांड्या, है ना। चोल, चेर और पांड्या, इन तीनों वंश का जो है संगम साहित्य में जिक्र मिलता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा पाल वंश पे। ठीक है, देखिए पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल, है ना। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार के बिहार शरीफ में है, इसकी स्थापना जो है गोपाल ने ही करवाया था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा धर्मपाल के समय त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, धर्मपाल के समय। अब अलग से भी पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा वंश शामिल नहीं है। देखिए त्रिपक्षीय युद्ध में जो है ये आपका कौन कौन सा है, तो एक तो प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पाल है, ये तीनों शामिल थे। इसके अलावा एक ऑप्शन और आपको दिया रहेगा जो आपको छांटना रहेगा, क्योंकि वो जो है आपके ऑप्शन में शामिल मतलब इस युद्ध में, इस त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अच्छा, युद्ध क्यों हुआ था भाई त्रिपक्षीय युद्ध, तो ये जो कन्नौज है ना, इस पे अपना अपना कंट्रोल चाहता था, भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसके लिए जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक आपसे पूछा जाता है, तो नागभट्ट प्रथम जो है ये गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो भानीमल था। कहां पे, भानीमल। इसके अलावा प्रतिहार वंश के अन्य शासक थे जैसे नागभट्ट द्वितीय थे, इसकी राजधानी कन्नौज में बसाया था अपना राजधानी, है ना। इससे राष्ट्रकूट वंश के शासक, अच्छा जो आपका ये था नागभट्ट द्वितीय, इसे आपको कौन हराया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय। तो ये सब जो भी मैंने लिखा है ना, इसे एक अलग अलग क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये मैं अपने नोट का नकल करा है ना। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है भैया, दंती दुर्गा। इसकी राजधानी कहाँ थी, मान्यखेत, है ना। कहाँ थी, मान्यखेत, है ना। अमोघ वर्षा, ये भी आपका राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध शासक थे, है ना। इन्होंने, है ना, राजमार्ग, कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना कर डाला कौन, अमोघ वर्ष। और किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया है। अभी आपने कांची में कैलाश मंदिर देखा था नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा, है ना। तो ये सब जो है थोड़ा अपने नॉलेज को वास करते चलिए। इसके अलावा चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है भैया, विजयालय। चोल की राजधानी कहाँ है, तंजौर। तंजौर में जो एक मंदिर है उसका क्या नाम है, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। इसको कौन बनवाए थे, चोल राजा राजराज प्रथम। जो इसमें कौन भगवान की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। यानी बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान शंकर से संबंधित है। और ये किस शैली में बनाए गए हैं, तो किस स्टाइल में बनाए गए हैं, तो ये द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए हैं, है ना। चोल शासक राजेंद्र चोल को गंगोई कोंड भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा काकातीय वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये रुद्रदेव थे। ठीक है,
है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ पे रहता है, तो द्वार समुद्र, जिसे हेलीवीड है ना, हेलीवीड में मंदिर है ना, तो ये इन्हीं से संबंधित है, होयसल से, है ना। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश की जो राजधानी द्वार समुद्र है, इसके संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन। चौहान वंश की स्थापना कौन करे थे, वासुदेव। देखिए आपको जो है वासुदेव दो जगह पढ़ना है, एक तो चौहान वंश में और एक कन्नव वंश में, ठीक है। चौहान वंश के भी संस्थापक वासुदेव है और कन्नव वंश के भी संस्थापक जो है वासुदेव ही है। इसके अलावा चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सभी आप जानेंगे कहां से आए ये, तो ये आपका चौहान वंश से आए। इसे चाहमान वंश भी कहा जाता है। इसमें दो लड़ाई प्रमुख होती है, तराइन की प्रथम और तराइन की द्वितीय लड़ाई। तराइन की प्रथम होती है 1191 में, तराइन की द्वितीय होती है 1192 में। कैरेक्टर दोनों में सेम होती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब और मोहम्मद गोरी। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय होती है, दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है। और इस बार के एमटीएस में पता नहीं कौन सा इसको दूध पिलाया गया है कि ये दो क्वेश्चन बार बार आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करा, तो चंद्रबरदाई ने करा। और पृथ्वीराज विजय भी एक किताब है, इसकी रचना कौन करा, तो जय नायक ने करा, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई किए हैं। आने वाले समय में पृथ्वीराज विजय भी पूछा जा सकता है, तो ये जय नायक ने किया है। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम जो है राय पिथौरा भी कहा जाता है, इसे राय पिथौरा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा माउंट आबू के दिलवारा का जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करा था, तो सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के सामंत, सामंत समझ रहे हैं ना, दरबार में हुआ करते सामंत, है ना, तो ये बिमल ने करवाया था। देखिए यहाँ पे कितने कुल्लू है, मैंने सोलंकी वंश से जो क्वेश्चन लगा दो ही अच्छा रखा है ना। माउंट आबू के जो दिलवारा का जैन मंदिर है जो राजस्थान के अंदर है, इसके निर्माण कौन करवाए थे, तो सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम, है ना, सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के सामंत बिमल ने करवाया था। देखिए मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, ये सोलंकी वंश के शासन के दौरान ही बनाई गई थी। अब देखेंगे आप सोलंकी वाला जो सरनेम रहता है ना, ये गुजरात वगैरह में ज्यादा रहता है, ठीक है। और तो आप समझ ही जाएंगे कि इसका एरिया किधर से रहेगा, तो गुजरात साइड में ज्यादातर रहेगा, है ना। और ये मोढेरा का मंदिर भी गुजरात में ही है। और मोढेरा से एक करंट अफेयर भी बन गया है कि इंडिया का 24x7 यानी 24 घंटे जो आपका सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, ये आपका मोढेरा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा परमार वंश के जो प्रतापी राजा हुआ करते थे, ये राजा भोज है। इसके ऊपर तो कई सारे कहावत भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आप सुने होंगे। इसके अलावा चंदेल वंश जो है, इन्होंने खजुराहो में मंदिर बनवाया था, जिसका नाम ही है खजुराहो का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर कंदरिया महादेव का मंदिर है ना। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यशो बर्मन जो है, ये चंदेल वंश के प्रतापी राजा थे। डायरेक्ट यशो बर्मन का नाम देके पूछेगा कि ये किस वंश से संबंधित थे। इसके अलावा भारत पर प्रथम अरब आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। और उस समय जो है यहाँ पर शासक कौन थे, तो दाहिर थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोहम्मद गजनीवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है, जिसमें से सबसे फेमस आक्रमण जो है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अल बरूनी जो है एक प्राचीन इतिहासकार हुए, इनके जो फेमस पुस्तक है ये किताब उल हिंद है, जिनकी रचना करे थे। और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो किताब उल हिंद है, इनके रचना कौन किए थे, तो अल बरूनी ने किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चंदावर का युद्ध ये आपका 1194 ईस्वी में होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इसमें जयचंद की जो है पराजय हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद गोरी को प्रथम बार पराजय जो मिला था, ये किससे मिला था, तो ये आपका मूलराज सेकेंड से मिला था। किससे मिला था, मूलराज सेकेंड से मिला था मोहम्मद गोरी को प्रथम बार पराजय, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इन सब के अलावा जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं, इसके अलावा मोहम्मद गोरी जो है अपने गुलाम, या फिर जो कहिए इनके गुलाम ही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको जो है अपनी सत्ता वत्ता दे के जो है खत्म करते हैं, क्योंकि ये तो मर ही जाते हैं। तो ये सब सत्ता राजपाट का मालिक जो है ये कौन हो जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, है ना, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश है ना। तो अब हम दिल्ली सल्तनत में पहुंच गए हैं, तो इसे थोड़ा सा रीड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा
सल्तनत काल की जो पहला वंश है गुलाम वंश, इसे ममलूक वंश कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना कौन करे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक करे थे। कब करे थे, 1206 में करे थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पार्टिकुलर हमें पढ़ना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कार्यकाल रहा था ये 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर में थी। लाहौर कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं है आजकल, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुब मीनार की जो प्रांगण है ना वहीं पर के कराया था। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे कि कुतुब मीनार को भी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन पूर्णतः बना नहीं पाया था। इससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक से ही संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई, घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय। अभी मुझे 2010 ईस्वी आ गया था, तो भाई फिर से एक नया कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा ना। इल्तुतमिश इसके बाद आता है। इसके बाद हालांकि और भी शासक आते हैं, आराम शाह वगैरह आते हैं, लेकिन उसे अपदस्थ करके इल्तुतमिश जो है काबिल शासक बना था। तो इल्तुतमिश की जो शासन अवधि है ये 1211 से 1236 ईस्वी तक चला था, है ना। और ये कौन से शासक थे, तो तुर्क शासक थे। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि फला जो है तुर्क था कि अफगान था, है ना, तो ये तुर्क शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली को बनाया था, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम भी था और दामाद भी था। पहले यही होता था, गुलाम बन के विश्वास जीतते थे, फिर जो है वो दामाद बना लेते थे ताकि उनको जो है विश्वास रहता था कि विश्वासघात नहीं करेगा, है ना। इसके अलावा तराइन की जो तृतीय लड़ाई है ये आपका 1215 ईस्वी में हुआ। अभी आपने 2 लड़ाई देखा था, एक 1191 में देखा था, एक 1192 में देखा था। दोनों में सेम कैरेक्टर थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी, है ना। अब ये तराइन की एक तृतीय लड़ाई होती है, ये कब होती है, 1215 में होती है। लगभग 3 सालों तक ये लड़ाई चलती है, ठीक है। इस लड़ाई में क्या होती है कि कुबाचा को जो है इन्होंने जो है मार देता है, कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। इसके अलावा इसीलिए इसको ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में। आपको तराइन की 2 ही लड़ाई पूछी जाती है, 1191 और 1192 वाली, पहला और दूसरा, ठीक है। इसके अलावा तुर्कान या चिहलगानी दल का गठन किसने करा था, तो ये भी इल्तुतमिश ने करा था। जीतल और टाका नामक जो सिक्का चलाए थे ये कौन चलाए थे, तो ये भी इल्तुतमिश ने चलाए थे। इसमें जीतल क्या था भाई, तांबा का, कॉपर का सिक्का था, और टाका जो था ये अर्जेंटम का, चांदी का सिक्का था। दोनों बात ध्यान रखेंगे। 1236 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, किसकी, कुतुबुद्दीन, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश की, ठीक है। इसके बाद इसको कहाँ दफनाया जाता है, दिल्ली में ही दफनाया जाता है। अब आ जाता है इसकी पुत्री की जो है शासन संभालने की घड़ी, रजिया जो है इंडिया में प्रथम महिला शासिका हुई, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और गुलाम वंश से संबंधित थी। इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि पहले महिला शासिका हुई, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद जो है फिर से नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन ये जो है उलुग खान की उपाधि दी थी, है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लुगु इस प्रकार से लिख लेंगे, है ना, उल्लुगु खान की उपाधि दी थी, किसको, बलबन को। कौन दिया था, नसरुद्दीन महमूद। देखिए दिल्ली सल्तनत काल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें के नाम में कंफ्यूजन है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक भी है, गयासुद्दीन बलबन भी है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक भी है, और नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश में भी है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अच्छे से संभल के आइएगा, है ना। तो ये उल्लुग खान की उपाधि किसको दिया गया था, बलबन को। कौन दिए थे, नसरुद्दीन मोहम्मद। किस वंश से थे, गुलाम वंश से, ठीक है। अब आ जाते हैं गयासुद्दीन बलबन का जो समय अवधि रहा था 1266 से 1287 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा था, ठीक है। बलबन ने सबसे पहले तो राजत्व सिद्धांत दिया, सिजदा और पैबोस समझते हैं, झुक के जो साष्टांग नमस्कार किया जाता है हमारे इंडिया में, इसे ही पहले इन भाषा में सिजदा और पैबेस इसका अर्थ होता होगा कुछ उसके अपने भाषा में, लेकिन उन्होंने जो है प्रचलन चालू किया था। रक्त एवं लौह की नीति जो है ये भी आपका जो है बलबन ने ही अपनाया था। साथ ही साथ नवरोज त्योहार जो है ये पारसी धर्म का त्योहार है, इसकी भी शुरुआत जो है बलबन ने ही कराया था। तो ये सभी बलबन से संबंधित आपके पार्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नवरोज कैसा त्योहार है भैया, पारसी त्योहार है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश के अंतिम शासक यूं तो कैकुआवाद को माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक रूप से अंतिम में रिटायर्ड हुए ये आपका शमसुद्दीन कैमूर है। तो दोनों
दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपके अंतिम शासक में, है ना। इसके अलावा खिलजी वंश आ जाते हैं। खिलजी वंश कब होती है भाई? 1290 से 1320, है ना। संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इसकी राजधानी कहाँ थी? किला खेरी। कहाँ थी? किला खेरी। इसके अलावा इसके जो प्रसिद्ध शासक हुए, डायरेक्ट हम अलाउद्दीन खिलजी पे आ गए हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से ही आपके क्वेश्चन आते हैं खिलजी वंश में। सबसे पहले तो इसके ईस्वी से भी क्वेश्चन आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है कहां से कहां तक शासन अवधि रहा था। तो शासन अवधि जो इसके रहे थे, ये रहे थे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है आपका शासन करे थे सल्तनत पर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालवार ये सभी को जीत लिया था। और दक्षिण भारत के विजय का श्रेय जो है उनके सेनापति कहिए या फिर उनके गुलाम कहिए, जो मलिक काफूर था, उनको दिया जाता है, ठीक है। खुद को सिकंदर ए सानी कहा करता था, मतलब सेकेंड सिकंदर कहा करता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाया था, 1000 खंभा महल बनवाए थे, सीरी का किला का निर्माण करवाए थे, अलाई दरवाजा बनवाए थे। ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के विशेषताओं में से हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है ये महाराणा जो रतन सिंह है उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था। पद्मावत पिक्चर में इनको दर्शाया गया है ना। इसके अलावा गुलाम खिलजी। अब आता है तुगलक। मैंने इन पांचों वंश को याद रखने के लिए बता दिया आपको कोड, गुल खिला तुम सनम लो। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, है ना। इसके अलावा पांचों के संस्थापक भी बता दिए थे, जरूरी है भाई। हाँ, तुगलक वंश जो है ये 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करता है और दिल्ली सल्तनत पे लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन रहा था शासन अवधि का, ये इन्हीं का रहा था, तुगलक वंश का, ठीक है। मतलब स्थापना जो करा था ये गयासुद्दीन तुगलक ने करा था, है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर निर्माण का कार्य करवाया था, है ना। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक आए, गद्दी पे बैठे, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 तक जो है गद्दी पर बैठे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक होने के साथ साथ भी इनका नाम जो है ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सल्तनत काल में सबसे अधिक पढ़े लिखे शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। जौना खां, जूना खां कहिए या जौना खां कहिए, ठीक है। अपनी राजधानी को, कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ले गया था। देवगिरी का आजकल जो नाम है दौलताबाद है ना। इसके अलावा इन्हें सांकेतिक मुद्रा चलाया था, है ना, इंडिकेशन वाला, जो सफल नहीं रहा था, है ना। इसके अलावा इसी काल में इसी काल में इब्न बतूता मोरक्को से आया था, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना भी करी थी। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है। जैसे फिरोज शाह तुगलक की अवधि की बात करें तो 1351 से 1388 तक जो है ये गद्दी पे बैठे थे। फिरोज तुगलक ने अपने बड़े भाई, यानी ये मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई थे फिरोज तुगलक, जब से पहले भाई, है ना, गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज तुगलक। तो जो फिरोज तुगलक थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गए तो अपने भाई के स्मरण में, है ना, जौनपुर शहर का निर्माण कराया था। कहाँ पे गया भाई? कहाँ गया? इधर गया। जौनपुर शहर का निर्माण कराया था। और फिरोज तुगलक ने सिंचाई में काफी इंटरेस्ट लिया, इसीलिए बड़े पैमाने पे नहरों का निर्माण करवाया था, है ना। इसके अलावा अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, जो मेरठ में थे और टोपरा में थे, इन दोनों को उठा के ले गए दिल्ली। मतलब खुद नहीं ले गए, इनके आदमी ले गए, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख फतवा ए जहादारी, ये दोनों पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूरलंग का आक्रमण होता है 1398 में भारत पर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाबर जो है ये तैमूर के ही वंशज है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा सैयद वंश की स्थापना कब होती है? 1414 से 1451 तक के बीच में जो है ये शासन करते हैं। इसकी स्थापना कौन करा था? खिज्र खां ने करा था, ठीक है। सैयद वंश के जो संस्थापक हैं ये सुल्तान की उपाधि नहीं लिए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आ जाते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं सैयद वंश में, तो डायरेक्ट लोधी वंश में आ जाते हैं। लोधी वंश की स्थापना जो है मतलब कार्य अवधि जो रहा था ये 1451 से दिल्ली सल्तनत की जो है समाप्ति तक, यानी 1526 तक, यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई के दिन तक, 21 अप्रैल 1526 तक, ठीक है। तो ये इनके शासन रहा था। सिकंदर लोधी जो है ये लोधी, एक सेकेंड, लोधी वंश के संस्थापक तो हो जाएगा बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी की जो है शासन अवधि है यहाँ पे 1489 से 1517, ठीक है। सिकंदर लोधी जो है आगरा शहर का निर्माण करवाया था। इसमें भी कुछ खास नहीं, बस पानीपत की लड़ाई लेके जो है इन्हें याद रखा जाता है ना। इसके अलावा जो इब्राहिम लोदी है ये सिकंदर लोदी का पुत्र था, ठीक है, और इन्होंने लोदी वंश का अंतिम शासक होने का गौरव प्राप्त किया है।
क्योंकि ये पानीपत के लड़ाई में हार के साथ ही जो है सल्तनत को ही समाप्त करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर डाला। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को हराया तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना करा दी। अब जो नीचे आपके ये डायग्राम दिख रहे हैं जिसमें आपको 4 जो है विभाग का नाम दिख रहा है, इसे आपको देखना है। जैसे दीवान ए बंदगान, ये कौन से विभाग थे? तो दास विभाग, दास मतलब गुलाम विभाग, है ना। कौन करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक, लेकिन सबके विभाग अलग अलग है। दीवान ए बंदगान मतलब दास विभाग, दीवान ए इस्तिहाक मतलब अनुकंपा। अनुकंपा कहने का मतलब है जो कंपनसेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी के जो सेना में कोई मर उड़ जाता था ना, तो उसकी भरपाई जो है इसके लिए विभाग था, इसका दीवान ए इस्तिहाक। इसके अलावा दीवान ए खैरात, ये दान विभाग से संबंधित है। और दीवान ए कोही, ये हजारों बार पूछा गया है, जो कृषि विभाग से संबंधित है, लेकिन इसके जो है जन्मदाता अलग है, मोहम्मद बिन तुगलक है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ये टोम्ब का जो है जो शिलालेख होता है उसकी अंग्रेजी में क्या होती है ना, तो इसका इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन। और जो इपीटैफ है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही रहता है कि जो कब्र पे लिखी गई इबादत है उसे क्या कहते हैं, तो इपीटैफ कहते हैं, है ना, इपीटैफ। तो ये मैं बताना चाह रहा था वहां पे, है ना। तो दोस्तों ये थे आज हिस्ट्री पार्ट 1 का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। मैं पार्ट 2 का वीडियो कल लेकर के आऊंगा। यहाँ से आगे सल्तनत काल खत्म करके दक्षिण भारत की इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम अंग्रेज के सभी गवर्नर को देखेंगे, फ्रीडम मूवमेंट में क्या क्या हुआ ये हम देखेंगे, 1857 के विद्रोह तक चलेंगे, अंतिम मुगल बादशाह तक को भी देखेंगे। तो ये सब जो है कल के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।